नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की। और पोषक तत्वों में हम प्रीवियस वीडियोस में विटामिन के बारे में जिसमें विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे विटामिन सी से और फिर पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है उसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और इस विटामिन के बारे में फैक्ट जो हमने पढ़ा था, जब विलेयता के आधार पर देखा था, तो ये जल में घुलनशील विटामिन है, मतलब जल में घुल जाता है, घुलनशील है। इस बात की हमेशा ध्यान रखना, बी, सी और पी ये तीनों जल में घुलनशील हैं। इसकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जैसे हम इसको खाते हैं स्टोर तो कर नहीं पाते हैं, तो ये हमारे पसीने के रूप में और मूत्र के साथ मिलकर बाहर आ जाता है, तो हमको इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। स्रोत की बात करते हैं, कहां कहां पाया जाता है, इसके सोर्सेज क्या हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में ये पाया जाता है। खट्टे फलों में मतलब सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और खट्टे फलों में भी किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा? आंवला में। आंवला जो होता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। फिर किसमें पाया जाता है? हरी मिर्च में पाया जाता है। हरी मिर्च जो हम ग्रीन चिली कहते हैं, जिसे सलाद के साथ में यूज करते हैं, उसमें हम कह सकते हैं विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद में नींबू, ठीक है, नींबू लेमन, उसके अंदर पाया जाता है। नारंगी ऑरेंज, नारंगी ऑरेंज के अंदर ये पाया जाता है विटामिन सी। मतलब हम कह सकते हैं जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, उनके अंदर तो पाया ही जाता है। और हम आपूर्ति किससे करते हैं? हम सलाद में हरी मिर्च खाते हैं और नींबू को यूज करते हैं, तो उससे हम इसकी आपूर्ति करते हैं। अब इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं, इसका कार्य क्या होता है विटामिन सी का, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे विटामिन सी के बारे में, ये तो इसके सोर्सेज हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें होती है जिनमें नहीं पाया जाता है, जैसे कि दूध के उत्पाद, दूध या दूध के उत्पाद जैसे कि छाछ, दही, दूध के उत्पादों में अनुपस्थित होता है, उत्पादों में नहीं पाया जाता है, उत्पादों में नहीं मिलता, नहीं पाया जाता, ठीक है। या आप कहो कि छाछ पी ली तो विटामिन सी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अनाजों में भी नहीं मिलता है। दूसरा इसका पॉइंट है, अनाजों में भी नहीं मिलता, नहीं पाया जाता, पाया जाता है। दो बातें हो गई इसके बारे में। फिर तीसरा फैक्ट दोस्तों, जब हमारे चोट लग जाती है तो उस और घाव हो जाता है, उस घाव को भरने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। मतलब हम कह सकते हैं तीसरी बात इसके बारे में कि घावों को भरने में सहायता करता है, भरने में सहायता करता है। यह घावों को भरने में सहायता करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, कमी से रोग। एक रोग होता है, इसको कहते हैं हम स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है जिसके अंदर मसूड़ों से खून आ जाता है, मुंह में दुर्गंध आती है। तो जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून आता है, खून आता है या ब्लड आता है और दुर्गंध आती है। ये किसका कार्य है? विटामिन सी का कार्य है। फिर इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे कि हमने बात की थी जब कि विटामिन सी जल में अघुलनशील है, पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है। जल में घुलनशील है तो हमने स्वेट की बात की थी, पसीने की बात की थी, और मूत्र की बात की थी, यूरिन की। तो यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है यूरिन के अंदर, विटामिन सी पाया जाता है यूरिन के अंदर। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, मतलब इसके अभी ये तो क्या है? फैक्ट्स हैं, इसके कार्य नहीं है। कार्य तो केवल घावों को भरने का कार्य है। इसका एक कार्य होता है कि इसको विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? जोड़ने वाला पदार्थ कहते हैं। कैसे कहते हैं कि दोस्तों, जब हमने इलास्टिन और कोलेजन की बात की थी हड्डियों के अंदर, तो इलास्टिन और कोलेजन
किसका निर्माण करते हैं? हड्डियों के जोड़ों का निर्माण करते हैं, हड्डियों का निर्माण करते हैं। 3 प्रकार के प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं। तो विटामिन सी को जोड़ने वाला पदार्थ कहा जाता है, कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? तो ये क्या करता है? यह इलास्टीन व कोलेजन 2 प्रकार के प्रोटीन थे हड्डियों के अंदर, कोलेजन का निर्माण करता है या निर्माण करने में सहायता करता है, हम ऐसे कह सकते हैं। दोस्तों इलास्टिन की बात ध्यान रखेंगे, ये किसका निर्माण करता है? इलास्टिन टेंडन का, जिसको कंडरा कहा जाता है। और कोलेजन किसका निर्माण करता है? लिगामेंट का, और जिसको स्नायु कहा जाता है, हिंदी के अंदर स्नायु कहा जाता है। टेंडन की बात की थी हमने, टेंडन क्या करता है? बोन से, मतलब हड्डियों से मांस को जोड़ता है, मसल्स को जोड़ता है। बोन से मसल्स, मांसपेशियों को जोड़ता है कंडरा। और लिगामेंट क्या करता है? बोन से बोन को जोड़ता है, मतलब हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? लिगामेंट कहलाती है। दोस्तों जब हमने कंकाल तंत्र पढ़ा था और जॉइंट्स पढ़े थे, बोन जॉइंट्स पढ़े थे, उसमें लिगामेंट मतलब पूरा डिटेल में समझा था कि लिगामेंट होता है, लिगामेंट के नीचे सिनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है, मतलब सिनोवियल द्रव होता है, और फिर उसके नीचे पाया जाता है कार्टिलेज। कि जब अगर मान लीजिए हड्डियों पर चोट लगती है तो सबसे पहले लिगामेंट डैमेज होगा, उसके बाद में सिनोवियल मेम्ब्रेन पर फर्क पड़ेगा, और उसके बाद में कार्टिलेज के ऊपर फर्क पड़ेगा या कार्टिलेज डैमेज होगा, तब जाके आपकी हड्डी टूटेगी। ये भी हम बात कर चुके हैं। और हड्डियों के चटकने की आवाज क्यों आती है, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो अब चलते हैं विटामिन डी की ओर। ये पूरा विटामिन सी को जोड़ने वाला पदार्थ है, बाइंडिंग सब्सटेंस कहा जाता है, ये हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी में क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? हमने देखा कैल्सीफेरोल, और हमने कहा कि सनलाइट से सबसे ज्यादा पाया जाता है, मिलता है सनलाइट में विटामिन डी। दोस्तों रासायनिक नाम की बात करेंगे। रासायनिक नाम क्या है इसका? इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? स्रोत सर्दियों के अंदर हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, जब धूप के अंदर खड़े होते हैं तो कहते हैं विटामिन डी ले रहे हो, तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर दूध में पाया जाता है, मिल्क, दूध में मिलता है। और उसके बाद में जो मछली का तेल होता है, फिश ऑयल, उसके अंदर ये विटामिन डी पाया जाता है। हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, हरी सब्जियों में विटामिन डी पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश में मिलता है सबसे ज्यादा। और सूर्य के प्रकाश में भी कौन सा? सुबह का जो होता है, मतलब मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में 3-4 फैक्ट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर इसके फंक्शंस की बात करते हैं। सूर्य के विटामिन कहते हैं इसको, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। और दूसरा एक फैक्ट क्या है कि यह हार्मोन की तरह कार्य करता है। हार्मोन की तरह कार्य करता है। मतलब हार्मोन की तरह कार्य कैसे करता है कि जैसे ही सनलाइट हमारी त्वचा के ऊपर पड़ती है, तो अभी उसके बारे में समझेंगे कि त्वचा से कोलेस्ट्रॉल 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है, वो स्राव होता है, लीवर के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन डी का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का संश्लेषण करना या संश्लेषण में हेल्प करना। यह कैल्शियम
एंड फास्फोरस, मैं से लिख सकता हूं कैल्शियम एंड फास्फोरस के संश्लेषण में सहायता करता है या हेल्प करता है। और कैल्शियम और फास्फोरस, सी और पी, इन तीनों दोनों को इनसे किसका निर्माण होता है? इन दोनों से, इन दोनों से दोस्तों ध्यान रखेंगे, हड्डियों का निर्माण होता है और दांतों का निर्माण होता है। हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस या कैल्शियम फास्फेट हम कह सकते हैं हड्डियों में, और दांतों में पाया जाता है। हड्डियों की तो अभी जस्ट विटामिन सी में हमने बात की थी कि इलास्टिन और कोलेजन नामक दो पदार्थों, मतलब हम कह सकते हैं प्रोटीनों का निर्माण विटामिन सी हेल्प करता है उसमें, उनको जोड़ बाइंडिंग सब्सटेंस कहा जाता है। हड्डियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दांतों के बारे में देखते हैं, दांतों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डेंटिन नामक प्रोटीन दांतों के अंदर पाई जाती है। और दांतों की स्टडी को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांतों में पाई जाती है जो बाहरी परत होती है, दांतों की बाहरी परत, उसको बोलते हैं इनेमल। और इनेमल से याद रखेंगे कि यह शरीर का सबसे मजबूत अंग है। ठीक है, मतलब इनेमल होता है वो सबसे मजबूत जो लेयर होती है वो होती है। इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से रोग, कौन कौन से रोग होते हैं? तो दोस्तों दो प्रकार के रोग होते हैं, हालांकि तीसरा भी होता है, अस्थि मृदुता कहेंगे इसे। सबसे पहला होता है रिकेट्स, ठीक है, और दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया। जो रिकेट्स होता है वो बच्चों के अंदर होता है, ये रोग बच्चों में, और जो ऑस्टियोमलेशिया होता है ये वयस्कों में। जो एडल्ट्स होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें, वयस्कों में। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इन दोनों डिजीज में कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया कमी से रोग। अब हम एक चीज, इसमें एक और बीमारी होती है, उसको बोलते हैं अस्थि मृदुता। और हम बात कर रहे थे कि जो हार्मोन की तरह कार्य करता है वो किस प्रकार से करता है? विटामिन डी। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे दोस्तों। अस्थि मृदुता, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तीसरी जो बीमारी है उसको कहते हैं अस्थि मृदुता या ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब ये हार्मोन की तरह कैसे कार्य करता है? हार्मोन की तरह कैसे कार्य करता है वो समझेंगे। ये मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, सन से क्या आया? सनलाइट आई, और जैसे ही सनलाइट आई, ठीक है, ये हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर पड़ी, स्किन के ऊपर पड़ते ही हमारी स्किन एक पदार्थ का स्राव करती है जिसको बोलते हैं 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। जैसे ही 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल का स्राव होगा, सीक्रेशन होगा स्किन से, और इसका संश्लेषण किया जाएगा यकृत के द्वारा या लीवर के द्वारा, संश्लेषण करेगा इसका, और निर्माण किसका होगा? विटामिन डी का। ठीक है, अब सनलाइट में भी क्या होता है? यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, उनके द्वारा, मतलब केवल सनलाइट पड़ने से नहीं होगा, सनलाइट में भी यूवी रेज होंगी, तब स्किन है 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल का स्राव करेगी, उसका संश्लेषण होगा यकृत के अंदर, और विटामिन डी का निर्माण हो जाएगा, और वो यकृत के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। सनलाइट से एक और बात ध्यान रखना कि सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से, हमने जब वर्णक की बात की थी, एक हमारी ग्रंथि होती है मेलानोसाइट, स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्राव करती है, पीयूष ग्रंथि, और मेलानिन वर्णक का स्राव होता है, मेलानिन वर्णक क्या करता है? मेलानिन वर्णक त्वचा का रंग वितरण करता है।
और मेलानिन की जब अधिकता होगी तो अधिकता से डार्क स्किन हो जाएगी, ठीक है। और मेलानिन की अगर कमी हो जाएगी या कम स्राव होगा तो उससे स्किन फेयर रहेगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन। अब विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है। विटामिन डी की कमी से हमने 3 प्रकार के रोग पढ़ लिए। पहला रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। इसके साथ ही एक और रोग होता है कि मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर किसकी कमी हो जाती है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस से स्रावित होता है, उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। और जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं के अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन, उसकी कमी हो जाती है। और दोस्तों एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कौन करता है? ओवेरी। और ओवेरी को इस एस्ट्रोजन की सीक्रेशन के लिए कौन एक्साइट करता है? तो उसको हमने जब एफएसएच की बात की थी, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला पहला हार्मोन गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके 2 भाग थे, जिसमें एक एफएसएच था और दूसरा एलएच, मतलब ल्यूटिनाइजिंग और फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। ये किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी होने के कारण। और इस बीमारी का क्या है? पता नहीं चलता, ठीक है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? साइलेंट किलर, साइलेंट किलर डिजीज, मतलब बीमारी का पता नहीं चलता, अस्थि मृदुता का साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं। और ये अस्थि मृदुता से संबंधित है, मतलब मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की कमी, और इसको साइलेंट किलर डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। ये विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, ऐसी डिजीज होती है उसमें विटामिन ई हेल्प करता है। मतलब हेल्प क्या मतलब, अगर उसकी कमी हो जाए तो वो रोग हो जाएगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। विटामिन ई, विटामिन डी को हमने कैल्सीफेरोल कहा था, विटामिन ई को हम टोकोफेरोल कहते हैं, टोकोफेरोल। इसके बारे में फैक्ट देखेंगे, सोर्सेस क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं। तो दोस्तों जितने भी वनस्पतिक तेल होते हैं, वनस्पतिक तेल, ठीक है, वनस्पतिक तेल हो गए, फिश ऑयल हो गया, मूंगफली, ये इसके प्रचुर स्रोत हैं इसके विटामिन ई के। अब बात करते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या क्या है। पहला फैक्ट क्या है, इसको मतलब हम कह सकते हैं कि विटामिन ई से क्या स्किन में ग्लो आता है, चेहरे में सुंदरता आती है, चेहरे में ग्लो या सुंदरता। इसको इसलिए विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन, या फिर इसको कहते हैं ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है इसके बारे में, इसे प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं, प्रजनन का विटामिन। जैसे प्रजनन के हार्मोन की हमने बात की थी, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन थे, जिनमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था उसको सुंदरता का हार्मोन भी कहते थे। सुंदरता का विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। और सुंदरता का हार्मोन कौन सा है? सुंदरता का हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यह क्या करता है, यह विटामिन नपुंसकता को कम करता है, नपुंसकता को कम करता है। और नपुंसकता कम होगी, अब ये क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु और अंडाणु, इनका परिपक्वन करता है, अंडाणु का पक्वन में सहायता में हेल्प करता है। तो मेल्स के अंदर तो क्या होता है, व्यक्ति नपुंसक होता है। फीमेल्स में यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसको बांझपन कहते हैं, मतलब इसकी कमी से रोग। पुरुषों में तो क्या होता है,
पुरुषों में नपुंसक, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, नपुंसक। और दूसरा महिलाओं में होता है बांझपन, महिलाओं में बांझपन। ठीक है, ये दो प्रकार के रोग होते हैं। ये विटामिन ई था, टोकोफेरोल कहा जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स जितने भी होंगे, फिश ऑयल होगा और मूंगफली होती है, उसके अंदर इसके प्रचुर स्रोत है, मतलब सोर्सेज हैं। चेहरे में ग्लो होता है, मतलब इसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। और उसके बाद में प्रजनन का विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, पुरुषों के अंदर नपुंसक और महिलाओं के अंदर बांझपन, इस प्रकार से रोग होता है। अब बात करते हैं विटामिन ई के बाद में के बारे में। ए हो गया, ई हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और लास्ट जो है वो के बचा है। कौन सा? जो फैट में सोल्यूबल है, वसा में सोल्यूबल है। फिर हम लास्ट में बात करेंगे विटामिन पी के बारे में, इसको फ्लेवोनॉइड्स कहा जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, या इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन हिंदी में। ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो गया फिलोक्विनोन। इसके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब इसके स्रोत के बारे में चर्चा आएगी तो अंकुरित अनाज, पत्ता गोभी, कॉफी, ठीक है ना, इस प्रकार से इसके स्रोत होते हैं। तो हम कह सकते हैं स्प्राउट्स, ठीक है, फिर पत्ता गोभी, ठीक है, उसके बाद में कॉफी, इनमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब जो पत्ता गोभी होती है ना, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा होता है विटामिन की, सबसे ज्यादा। ठीक है, कार्य क्या है, इसके फंक्शंस क्या है? तो ये रक्त का थक्का, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग करता है, ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाता है, थक्का जमाने में हेल्प करता है, थक्का बनाने में हेल्प करता है, बनाने में हेल्प। और हम पढ़ चुके हैं रक्त का थक्का कैसे बनाते हैं, एक बार वापस प्रोसेस को समझ लेंगे। ठीक है, रक्त का थक्का, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यदि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, खून बहने लगेगा, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। और इस रोग के बारे में ध्यान रखेंगे, एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, और इस बीमारी को रॉयल डिजीज कहते हैं। रॉयल डिजीज मतलब कोई महारानी थी, उस महारानी के अंग्रेजों के समय में इस बीमारी को पता लगाया गया था कि ये भी एक बीमारी होती है, तो महारानी को होता, उसके नाम से इसको रॉयल डिजीज। ब्लड क्लॉटिंग की एक थोड़ी सी देख लेते हैं, ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं, तो इसकी थोड़ी सी प्रोसेस, छोटी सी प्रोसेस को देख लेते हैं। हमारी जो केमिकल फैक्ट्री है उसको लीवर कहा जाता है। तो लीवर, उसमें जब विटामिन के का संश्लेषण करता है, लीवर जब विटामिन के का संश्लेषण करता है तो क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये भी एक प्रोटीन होती है, ब्लड के अंदर पाई जाती है। फिर प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन इसको कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में, और किसकी प्रेजेंस में? एक होता है थ्रोम्बोप्लास्ट, थ्रोम्बोप्लास्ट। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब ब्लड की बात की थी, ब्लड के 3 प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जब चोट लगती है तो डैमेज कौन होता है? प्लेटलेट्स डैमेज होती हैं, और प्लेटलेट्स जो है उनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और थ्रोम्बोसाइट में जब भी चोट लगती है तो वो किसका निर्माण करती हैं? थ्रोम्बोप्लास्ट का। और इस थ्रोम्बोप्लास्ट को यूज कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन, और किसमें कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन के अंदर। फिर इस थ्रोम्बिन को यूज करता है एक दूसरा विटामिन प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, ब्रिनोजन। ये थ्रोम्बिन को और कैल्शियम, इन दोनों को यूज करेगा और किसमें चेंज कर देगा? फाइब्रिन में। फाइब्रिन एक जालीनुमा संरचना होती है इस प्रकार की,
और वो क्या करता है, ब्लड की क्लॉट कर देता है, रक्त का थक्का जमा देता है। 3 से 8 मिनट या 7 मिनट का टाइम लगता है ब्लड की क्लॉटिंग होने में। ठीक है, ये टाइम है एक्चुअल टाइम। अब बात करते हैं विटामिन पी के बारे में। विटामिन पी क्या है, बात करते हैं विटामिन पी की। विटामिन पी है हम कह सकते हैं कि किसी रोग को ठीक नहीं करता है। विटामिन पी जो है वो किसी रोग को ठीक नहीं करता है, या न तो उसमें भाग लेता है या किसी चीज का निर्माण करने में हेल्प करता है। विटामिन पी, इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है हेस्पिराइडिन, हेस्पिराइडिन। दोस्तों इस विटामिन को हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का कोई विटामिन वैसे होता तो नहीं था, लेकिन क्या है कि जब हम वेजिटेबल्स यूज करते हैं, हरी सब्जियां, खट्टे फल वगैरह यूज करते हैं, तब उनमें एलिमेंट पाया जाता है फ्लेवेनॉइड। ठीक है, ये फ्लेवेनॉइड जब हम कलरफुल सलाद वगैरह खाते हैं उनमें पाया जाता है, सलाद में। ठीक है, उसके बाद में ये क्यों जरूरी होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा आर्टरीज हैं, आर्टरीज का मतलब धमनियां हैं, उनसे ऑर्गन्स तक ब्लड जाता है, और ऑर्गन्स के बीच में भी क्या होती हैं, छोटी छोटी धमनिकाएं होती हैं, जिन्हें आर्टरियोल्स कहते हैं, या फिर कैपिलरिटीज, केशिकाएं। तो इन केशिकाओं से क्या है, एक मान सकते हैं हम कि मान लीजिए 2 ml ब्लड है वो पर सेकंड फ्लो हो रहा है। अगर विटामिन पी की कमी हो जाए, या हम कह सकते हैं फ्लेवेनॉइड की, एस्पिराइडिन की कमी हो जाए, तो उसकी जो 2 ml पर सेकंड एक स्पीड है ब्लड की फ्लो होने की, तो वो ज्यादा होकर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 ml पर सेकंड हो गई, तो अब इन पर जोर पड़ेगा, ये नसें हैं वो क्या होंगी, ब्लास्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, उससे इंटरनल हेमरेज जो होता है ना, उसका चांसेस बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है कि जो हमारी कैपिलरीज होती है, केशिकाएं होती हैं, केशिकाओं में ब्लड की सप्लाई को कंट्रोल करता है, सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर इसकी कमी से जो नसें होती है ना, नर्व्स, नसें फटने का डर रहता है, मतलब चांस फटने के चांसेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो फटी जाए, केवल चांसेस होते हैं, या आंतरिक हेमरेज, आंतरिक या इंटरनल हेमरेज, जैसे ब्रेन हेमरेज होता है ना, उसमें क्या होता है, दिमाग की नसें फट जाती है, उसी प्रकार आंतरिक हेमरेज होने के चांस। ये विटामिन टी की बात होगी। दोस्तों इसके साथ में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम पढ़ना जरूर चाहते हैं, मतलब उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं रफेज, या इसको कहा जाता है रुक्षांश। और रुक्षांश क्या होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए, न तो ये पचते हैं न ही ऊर्जा देते हैं, सेम विटामिन की तरह कार्य करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जल के अवशोषण को बढ़ा देते हैं। और जल का अवशोषण जल के अवशोषण को कैसे बढ़ाते हैं कि ये जैसे हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, मलोत्सर्ग करने के लिए जाते हैं, तो उस मलोत्सर्ग में ये सहायता करते हैं रुक्षांश। तो ये मलोत्सर्ग में सहायता करते हैं, मलोत्सर्ग में सहायता करते हैं। ठीक है, और ये जो मान लीजिए हमारी ये जो बड़ी आंत होती है, इस प्रकार से ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत होती है, तो ये इसका जो लास्ट का पोर्शन होता है उसको रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम। ठीक है, ये कॉलन भाग है, और यहाँ पर ये मलाशय होता है, इसके अंदर क्या जो रफेज होते हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है, लैक्टिन, सुबेरिन, रिग्निन, ये इस प्रकार के रफेज होते हैं जो हरी सलादों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, सलादों के अंदर, सलादों में। और ये क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, यहाँ पर इसमें जल का अवशोषण करते हैं, और उससे क्या हम अच्छी तरह, हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। कई बार क्या होता है ना कि
लोग आधे आधे घंटे तक, 1 घंटे तक बैठे रहते हैं, कई तो पूरी पिक्चर देख लेते हैं उसके अंदर बैठे बैठे, ठीक है ना, लेकिन मतलब पूरा पेट साफ नहीं होता है, तो उसमें रफेज की कमी होती है। तो रफेज हमको ध्यान रखना है कि हमें सलाद खाने हैं बहुत ज्यादा, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, खट्टे फल खाने हैं, तो उसमें मलोत्सर्ग में सहायता मिलेगी और इस प्रकार की जो है रफेज होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। विटामिन सी की बात की, डी की बात की, E की बात की, के की बात की और विटामिन पी की बात की, और उसके बाद में हमने वृक्षांशों की बात की, और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सटीक लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।